हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन कॉलिजन को खत्म करेंगे, है ना। कॉलिजन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का कॉलिजन। पहला कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन, दूसरा कॉलिजन ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन में अपन दो केस पढ़ते हैं। एक कॉलिजन अगर वन डायमेंशन में मतलब स्ट्रेट लाइन में, और दूसरा टू डायमेंशन मतलब कॉलिजन इन टू डायमेंशन। सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं आज, कॉलिजन इन टू डायमेंशन। फटाक से हेडिंग डाल दो, लास्ट टॉपिक है कॉलिजन इन टू डायमेंशन। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं 2D, टू डायमेंशन। कॉलिजन इन टू डायमेंशन 2D, टू डायमेंशन को 2D और वन डायमेंशन को 1D। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते इसमें क्या दे रखा है कि टू डायमेंशन में कॉलिजन में होता क्या था। अपने एनसीईआरटी में एक केस दे रखा है कि अगर एक मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, ये एक दूसरे बॉडी से या दूसरे पार्टिकल से जाके हिट करता है। ये मास रहा m2, दिस मास इज m2 एंड ये रेस्ट पे, ये क्या है? रेस्ट पे। अब इसमें क्या हेड ऑन नहीं होता, खोपड़े से खोपड़ा नहीं टकराता, ये यहां पे यहां जाके टकराता, एकदम सेंटर वाली लाइन पे नहीं टकराता। यहां पे टकराता तो होगा क्या, आप समझने की कोशिश करना। और ये सब टेबल पे हो रहा है, फ्रिक्शन लेस टेबल। ऐसे समझो, कैसी टेबल पे? फ्रिक्शन लेस पे। एक तो स्ट्राइकर सीधा टकराएगा, एक स्ट्राइकर साइड में जाके टकराएगा, तो ये साइड वाला केस है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली आपने देखा हो तो ये वाला स्ट्राइकर इस साइड चला जाएगा और ये वाला स्ट्राइकर इस साइड चला जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। इनिशियल लाइन से ऐसा समझो, दिस इज द इनिशियल लाइन, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करूं और ऊपर वाली को मैं वाई एक्सिस कंसिडर करूं, मेरी बातें सुनना, ऊपर वाली वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो जो m2 गया वो इस साइड गया, m2 इस साइड गया v2 स्पीड से। कितनी स्पीड से? v2 स्पीड से आफ्टर कॉलिजन। ये है m2 और ये वाला तुम्हारा m1 दिख रहा है सबको, दिस इज m2 और ये वाला तुम्हारा है m1। समझने की कोशिश करना, दिस इज m1 और लेट से इसकी वेलोसिटी v1 आफ्टर कॉलिजन। सिचुएशन समझो। अच्छा, यहां पे कॉलिजन तीन टाइप का हो सकता है, या तो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा या पार्शियल इनइलास्टिक होगा। लेकिन एनसीईआरटी में केस ले रखा है कि E बराबर 1 है। वी कंसीडर इलास्टिक कॉलिजन, वी कंसीडर व्हाट? इलास्टिक कॉलिजन। सर इलास्टिक कॉलिजन का फायदा, मोमेंटम कंजर्वेशन सब में होगा, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। वी कंसीडर इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। ओके सर, अब क्या करेंगे? मैंने बोला देखो मोमेंटम, अब देखो ये वाला मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन ऐसे तो मोमेंटम भी ऐसे होगा और इसका मोमेंटम ऐसे होगा। इनिशियली मोमेंटम ऐसे था तो इसका एक कंपोनेंट मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक कंपोनेंट लेट से ये वाला θ1 एंगल है और ये वाला θ2 एंगल है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इस मोमेंटम का θ1 की तरफ कंपोनेंट आएगा cos θ1 वाला, तो मोमेंटम होगा m1 इंटू v1। तो इधर की तरफ मोमेंटम आ गया m1 v1 cos θ1। यस और नो? बोला यस। और इसका मोमेंटम होगा इधर की तरफ m2 v2, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ ले लो तो वो आ जाएगा m2 v2 cos θ2। यस और नो? बोला यस। अच्छा, ये मोमेंटम एक कंपोनेंट इधर आया तो एक परपेंडिकुलर आएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आता है वो चीज देखो। ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा तुम्हारा m2 v2 sin θ2। यस और नो? बोला यस। ये वाले कंपोनेंट एक तो आ गया थीटा की तरफ, एक इसके परपेंडिकुलर आएगा नीचे की तरफ, और वो हो जाएगा तुम्हारा m1 v1 sin θ1। यस और नो? बोला यस। करना क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन करवाना है एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये वाला मोमेंटम इस वाई डायरेक्शन में इक्वल होगा और एक्स डायरेक्शन में भी इक्वल होगा। तो बाय अप्लाइंग कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, शॉर्ट में लिख रहा हूं COM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कह सकते हैं कि P इनिशियल इन x डायरेक्शन इक्वल टू मोमेंटम। P पावर नहीं है क्योंकि पावर स्केलर होती है और मोमेंटम वेक्टर होता है, इसलिए मैंने एरो लगाया। P फाइनल इन x डायरेक्शन। ओके, इनिशियली मोमेंटम सिर्फ x में था m1 इंटू u1,
तो ये हो गया m1 इंटू u1 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन सबको लिखनी है, फटाफट फटाफट लिख लो। अब दूसरी चीज मैं क्या करवाता हूं, बाय अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन। ये कौन से डायरेक्शन में था, x डायरेक्शन में। क्या y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बच्चों ने बोला यस सर। तो COM इन y डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, P इनिशियल इन y डायरेक्शन शुड बी P फाइनल, F फॉर फाइनल, y डायरेक्शन मोमेंटम। ओहो सर, इनिशियली कोई y डायरेक्शन में मोमेंटम था ही नहीं, क्योंकि m2 रेस्ट पे था और m1 x में चल रहा था, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम 0। बट फाइनली क्या हुआ, एक मोमेंटम ऊपर है m2 v2 sin थीटा 2, अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लूं, प्लस y है ना, और इधर की तरफ माइनस y होगी, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला नेगेटिव। कहने का मतलब ऊपर वाला m2 v2 sin थीटा 2, m2 v2 sin थीटा 2 माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ यहां मैं लिख रहा हूं m1 v1 sin थीटा 1। यस और नो, बोला यस। यहां से इस माइनस वाले टर्म को जीरो के साइड ले आओ, तो एक रिलेशन मिल जाएगा m1 v1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, वी कंसीडर इलास्टिक कोलिजन, सो व्हाट, एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ये एनर्जी कंजर्व कब रहती है, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये एनर्जी कंजर्व बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन रहती है। जब ये कॉलिजन होता है ना, उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते, उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है। कौन सी एनर्जी में चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी वापस रिकन्वर्ट होकर काइनेटिक में बदल जाती है। मतलब बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं अगली लाइन, बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, बाय अप्लाइंग ईसी एनर्जी कंजर्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको लिखना है पूरा, बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 m1 into u1 स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड फाइनली क्या होगा, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, बच्चे ने बोला है सही बात, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई, यस और नो। तो अब आपको कंडीशन क्या क्या दे रखी, मेरी बातें सुनना, फटाफट फटाफट सुनना। आपको m1 पता है, m2 पता है, u1 पता है, मतलब पता मतलब नॉन है। अननोन क्या चीज है, थीटा 1 आपको पता नहीं है, थीटा 1 अननोन, थीटा 2 अननोन, दो चीज अननोन, v1 अननोन, v2 अननोन, टोटल 4 चीज अननोन। कितनी चीज अननोन, 4 चीज। इक्वेशन कितनी, 3। तो इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक स्पेशल केस याद रखना कि m1 इक्वल टू m2, ये केस कंसिडर करके चलना जो अपनी एनसीईआरटी में, ये वाली साइड में रफ कर रहा हूं, नोट कर लो फटाफट, ये वाली साइड में रफ कर रहा हूं, फटाफट लिख लो। और इफ m1 इक्वल टू m2, अगर ऐसा हो देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एक और इसके साथ कंडीशन, एंड इलास्टिक कोलिजन, एंड E बराबर 1। इलास्टिक कोलिजन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, E बराबर 1, एंड इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू बॉडीज, वन ऑफ देम इज एट रेस्ट, उनमें से एक रेस्ट पे। अगर ऐसा हुआ तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। और इस थीटा 1 प्लस थीटा 2 को डाइवर्जेंस एंगल बोलते हैं, ऐसे सीधा जा रहा था, ऐसे डाइवर्ज हो गए, तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट पे बेस जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 कब होगा, जब दोनों मास सेम हो, दोनों का मास इक्वल हो, इलास्टिक कोलिजन हो,
और उनमें से एक रेस्ट पे हो, उनमें से एक क्या हो, रेस्ट पे हो, तो ये वाला इससे टकराएगा तो दोनों 90 डिग्री पे चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि θ1 प्लस θ2 90 कब होगा, अगर m1 इक्वल टू m2 एंड e बराबर 1 और एक मास रेस्ट पे हो। एक मास कहां पे हो, रेस्ट पे हो। यहां लिख लेना and one of them is at rest and one of them is at rest, then θ1 plus θ2 equal to 90 डिग्री। ये रिजल्ट याद रख लो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई अपनी, है ना। तो ये वाली चीजें समझ आ गई। कॉलिजन इन टू डायमेंशन, इसको ही ऑब्लिक कॉलिजन बोलते हैं। कॉलिजन इन टू डायमेंशन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? मुझे उम्मीद है कि तुमको कॉलिजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉलिजन में क्या क्या चीजें पढ़ाई याद रखना, टेस्ट में पूछूंगा, टेस्ट में सारी चीजें पूछूंगा। तो फटाक से कॉलिजन के दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। V1 इक्वल टू, अगर ये पार्टिकल है और एक दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये चल रहा है u1 से और ये चल रहा है u2 से। कॉलिजन कब होगा? अरे ऑब्वियसली यार, बहुत फास्ट होगा तभी तो जाके टकराएगा। अच्छा, सो u1 इज ग्रेटर देन u2, गुड। ये जाके इससे भिड़ेगा और मैं हेड ऑन कॉलिजन की बात कर रहा हूं। कौन सा कॉलिजन की बात कर रहा हूं? हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन का मतलब खोपड़े से खोपड़ा टकराना। आफ्टर कॉलिजन सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 and m2 moving with velocity v2 after collision. This is before collision, this is after collision. तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व सिर्फ तभी होगी जब E बराबर 1 हो, तब क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगी। अगर E बराबर 1 नहीं हुआ तो सर क्या होगा? तो उस केस में आपको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना, E का फॉर्मूला लगाना। और E होता क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। एक ये इक्वेशन पहली, तो ये सेकंड इक्वेशन क्यों लगाया? पहली इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली रहेगी। पहली इक्वेशन कौन सी रहेगी? मोमेंटम कंजर्वेशन वाली। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। मोमेंटम कंजर्वेशन कोई भी कॉलिजन हो चलेगा। दूसरी इक्वेशन E वाली। अब तीसरी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की तभी होगी जब E बराबर 1 होगा। E बराबर 1 हो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल कर देना। क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है। मैं तो बोलूं इलास्टिक कॉलिजन हो ही नहीं तो सर सीधा V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चुटकियों में निकालेंगे। V1 इक्वल टू, क्या इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हो? m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। तो फॉर्मूला शॉर्ट लिख रहा हूं, PI का मतलब इनिशियल मोमेंटम, PI का मतलब इनिशियल मोमेंटम। V1 निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? V1 निकाल रहे हो। तो जब V1 निकालते हो तो यहां पे मास 2 आता है, m2। E तो एज इट इज रहेगा और यहां पे 2 आया है तो u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने बनाया जेईई मेंस और नीट के लिए, तुम्हारे लिए। फटाफट फटाफट याद कर लो। मैंने भी मेरे सर से पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, मैंने कोई घर से नहीं बनाया, ये भी किसी से मैंने पढ़ा है, ठीक है। इक्वल, और दूसरा फॉर्मूला V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू, जब V2 निकालना हो तो PI तो रहेगा इनिशियल मोमेंटम प्लस E रहेगा। जब V2 निकाल रहे हो तो यहां M1 आएगा। जब M1 आया तो पहले U1 आएगा, U1 माइनस U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। खत्म। क्या समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप V1 एंड V2 की वैल्यू सीधी निकाल सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। क्या ये शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई करोगे? जब आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जेईई मेंस और नीट के टेस्ट में। कौन से? जेईई मेंस और नीट के टेस्ट में। तो चलिए, कॉलिजन खत्म कर दिया। फटाफट फटाफट समरी पे आ जाओ। एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो, आपके पास टेक्स्ट बुक हो, पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर हार्ड कॉपी हो, जैसे भी, फटाफट समरी ओपन कर लो। समरी क्या बोल रही है देखो, बुक को खत्म करते हैं।
समरी क्या बोल रही है, समरी फटाक से पहला पॉइंट देखो कि वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ये सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस का मतलब नेट फोर्स, ठीक है। दूसरा बी पॉइंट क्या बोला, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ए फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट ऑन ऑब्जेक्ट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। कंजर्वेटिव फोर्स कब होगा, जब उसका वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट हो, यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट समझते हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हूं। अच्छा, द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो फॉर एन arbitrary closed path taken by object such that it returns to its initial position। एक बॉडी है, उस पे मैं क्या करता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स लगाता हूं F, और ये घुमा फिरा के वापस मैं कैसे करके यहां ले आ जाता हूं, तो क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, इनिशियल और फाइनल सेम, तो वर्क डन जीरो। तो वर्क डन कितना, जीरो। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, तीसरा पॉइंट देखो, फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स इन वन डायमेंशन वी में डिफाइन ए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन था, कंजर्वेटिव फोर्स इन वन डायमेंशन मतलब ओनली एक्स में, माइनस टाइम ऑफ डी ऑफ यू। यू में यहां इन्होंने वी लिखा है, मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखता हूं, यू अपॉन डी एक्स। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो इन्होंने ऐसे ही किया है। ओके ओके ओके, इन्होंने वी एक्स लिख लिया। वी एक्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन। किसका फंक्शन? एक्स का फंक्शन। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में आते हैं। यस। इसके बाद इन्होंने एक और चीज कर रखी है, इस dx को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखो ये चीज अभी समझ में आ जाएगी। fx dx इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ du, माइनस टाइम ऑफ du। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक और चीज की, इस माइनस को यही रहने दिया और दोनों साइड du दिख रहा है और इधर dx दिख रहा है, इंटीग्रेट कर दो। दिस इज द वर्क डन, दिस इज व्हाट, वर्क डन। तो इन्होंने यहां लिख लिया x इनिशियल टू x फाइनल, और यहां लिख लोगे u इनिशियल टू u फाइनल। जब सोचो du का u होगा अपर लिमिट u फाइनल माइनस u इनिशियल, लेकिन ये वाला माइनस बदल देगा, चेंज कर देगा, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल। इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा। मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। बाकी एनसीईआरटी किसी भी स्कूल में ऐसे एक एक पॉइंट समरी ममरी सब, ठीक है। खास बात ये है कि एनसीईआरटी के साथ साथ तुम्हारा जेईई मेंस और नीट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो फिर मुझे दुख होगा यार, मुझे दुखी मत करना। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या बोल रहा है, 4th पॉइंट बोल रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ये प्रिंसिपल, ये यहां से लिख लेना थ्योरी कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ द ओनली फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द बॉडी आर कंजर्वेटिव। अगर किसी बॉडी पे ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ई क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, और यहां से इक्वल लगा लोगे तो यहां हो जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ये तभी वैलिड होगा जब किसी बॉडी पे सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। ओके ओके ओके, अच्छा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहे हो और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो। आगे बढ़ते, अगला इन्होंने क्या बोला है, अगला वाला 5th पॉइंट देखो कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एट हाइट h की जगह इन्होंने x ले लिया, अबाउट द अर्थ सरफेस इज mgx।
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh, mg वॉट? वेट, इंटू h क्या? हाइट। कहां से? अर्थ की सरफेस से। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन्होंने कितनी बताई है? mgh। और g है वो h के साथ वेरी नहीं करता, मतलब h बहुत कम है, अदरवाइज g भी वेरी करेगा। जब चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, 8वां चैप्टर, तब समझाऊंगा कि g भी हाइट के साथ वेरी करता है, लेकिन अपन बहुत हाइट कम होती है, कम हाइट के लिए सवाल करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? mgh। अगर मैं h ऊपर जाऊंगा तो mgh, और सरफेस से नीचे जाऊंगा तो माइनस mgh। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये चीजें मैंने पढ़ा दी है। तो मैं सोचो ये तुम्हारा 3rd या 4th टाइम रिवीजन हो रहा है। ठीक है, इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये बार बार क्यों पढ़ा रहा हूं? ऐसा नहीं कि मुझे बार बार सैलरी मिलेगी, है ना एक ही बार मिलेगी। आगे बढ़ते 6, पॉइंट नंबर 6 क्या बोला था? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड एक्सटेंशन x। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ ऑफ k x स्क्वायर, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज कंप्रेशन या एलोंगेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन या नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से एलोंगेशन करो या कंप्रेशन करो, वो x होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहेगी स्प्रिंग में। ओके, इन दोनों का ग्राफ भी बनवाया था, इसका और काइनेटिक एनर्जी का। एक ऐसे ऊपर कटोरा बना था, एक उल्टा कटोरा बना था। यू का यू जैसे कटोरा बनता है, तो समझ में आया नहीं आया? और काइनेटिक एनर्जी का उल्टा कटोरा बनता है ऐसे। अरे, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऐसे बनती है। कुछ याद आया नहीं आया? ऐसे करके ऐसे। तो ये याद रखना, दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज उल्टा कटोरा काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और ये था x। ठीक है, ये ग्राफ मैंने बनवाया था। चलो इलेक्ट्रिसिटी गई, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।